आपको डाउट्स आ रहे हैं तो क्लासेस के एंड में हमेशा डाउट्स लिए जाते हैं और उनका रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है हर साल बैक और साइकोलॉजी में स्विच करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। इन सब चीजों से रिलेटेड भी अगर आपको क्वेरीज है और आप एक करियर गाइडेंस सेशन बुक कराना चाहते हैं बेसिकली कि जितने ज्यादा स्ट्रेस इंटरेक्शन आपका होगा। Hi everyone, welcome to Power Within Psychology's YouTube channel. My name is Aditi Kumari और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना पार्ट 2 जहां हम सॉल्व करेंगे इभास के एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ऐसे सवाल जो कि मोस्ट लाइकली हमें देखने को मिल सकते हैं या इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हमें देखने को मिल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये बिकॉज ये हमारा पार्ट 2 है ऑफ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो इसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी करा है जो कि आपको अगर आपने नहीं देखा है तो यही इसी चैनल पे पावर विद इन साइकोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे आपको पार्ट 1 भी मिल जाएगा जहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करे थे। इसका अब हम पार्ट 2 कर रहे हैं जहाँ पे अगेन और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या वैसे टॉपिक्स जो कि हमें चांसेस है कि हमें देखने को मिले ऐसे सवाल हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आपका इभास का एग्जाम और नजदीक आ चुका है तो प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल बूस्ट अप करनी है, तैयारी स्ट्रॉन्ग करनी है। तो बस उसी के लिए ही हम ये वीडियो ला रहे हैं। तो मेक श्योर कि यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज यहाँ पे काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बहुत मदद कर सकते हैं आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में, आपके नंबर्स ज्यादा इंक्रीज करने में, अच्छे नंबर लाने में, कंसिडरिंग जो कट ऑफ जिस तरीके के जा रही है उसको उसमें अच्छे से कॉम्पीट करने में। ओके, तो बिफोर वी बिगिन विद आवर टुडेस टॉपिक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं पावर विद इन साइकोलॉजी के बारे में भी। तो अगर आप स्कूल में हैं और बैचलर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कॉलेज में हैं, पीएचडी एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एचपीएससी आरपीएससी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम्स को आप टारगेट कर रहे हैं, पावर विद इन साइकोलॉजी उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। इन प्रिपरेशन में, इन कोर्सेज में जो कि आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन कोर्सेज में आप इनरोल हो सकते हो। इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए जो नीचे नंबर गिवन है आपको आपकी स्क्रीन पे, आप उन पे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो या हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगेन वेबसाइट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चाहे वो यूजीसी ने जेआरएफ हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो एमफिल में क्लिनिकल एंट्रेंसेस हो, किसी भी लेवल ऑफ साइकोलॉजी एग्जाम, सबकी कंप्लीट प्रिपरेशन पावर विद इन साइकोलॉजी करवाते हैं और उनका रिजल्ट कुछ ऐसा देखने को मिलता है हर साल बैक टू बैक पावर विद इन साइकोलॉजी से टॉपर्स निकलते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अलग अलग एरियाज में टॉप करते हैं। तो आप भी ऐसे टॉपर्स में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे कांटेक्ट करें। अगेन नंबर आपकी स्क्रीन पे भी गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फील फ्री टू कनेक्ट विद अस एंड आपको ऐसे भी कोई डाउट्स आते हैं तो आप उनके लिए भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। एनी डाउट रिलेटेड टू द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, द चेंजिंग रूल्स और एनीथिंग, सब जानने के लिए आप हमसे बिल्कुल फ्री में कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे नंबर अगेन आपके स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड अगर आप कोर्सेज में एनरोल होते हैं तो आपको क्या क्या मिलता है, आपको लाइव लेक्चर्स तो मिलते ही हैं, साथ साथ लाइव लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल कराई जाती हैं, आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करवाई जाती है, बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाती है। इन मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर आ रहा है ये भी आपको पोर्टल पे इसकी वैल्यूएशन और आपकी रैंक की वैल्यूएशन मिल जाती है, कौन से एरियाज में आपके कम आए, कौन से एरियाज में ज्यादा आए, ये वैल्यूएशन भी मिल जाती है। किसी फैकल्टी से आप कनेक्ट करना चाहते हैं वन ऑन वन बेसिस पे अपनी परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन करवाने के लिए तो आप वो भी हमारे साथ जुड़ के करवा सकते हैं। आपको डाउट्स आ रहे हैं तो क्लासेस के एंड में हमेशा डाउट्स लिए जाते हैं। उनके अलावा वन ऑन वन डाउट सॉल्विंग सेशंस भी पॉसिबल हैं, वो भी होते हैं। थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल, थ्रू वीडियो कॉल भी आप अपने डाउट्स हमसे क्लियर करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें ही आपको कोर्स में प्रोवाइडेड मिल जाती है। एंड अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं तो वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन आपको इंटरव्यू के लिए भी हम तैयार करते हैं। एंड इनके अलावा अगर आपको कोर्स में एनरोल नहीं होना है बट आपकी कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू साइकोलॉजी, रिलेटेड टू कैसे अब आप प्रोसीड करें इन द एरिया ऑफ साइकोलॉजी, या कैसे अगर आप नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और साइकोलॉजी में स्विच करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, इन सब चीजों से रिलेटेड भी अगर आपको क्वेरीज है और आप एक करियर गाइडेंस सेशन बुक कराना चाहते हैं
तो आप वो भी करवा सकते हैं। अगेन करियर गाइडेंस सेशन बुक कराने के लिए भी आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो नंबर गिवन है वहां से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, या अगेन वेबसाइट के थ्रू भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी ऐप भी अवेलेबल है, ऐप स्टोर पे भी, प्ले स्टोर पे भी, फ्री पे आप डाउनलोड कर सकते हैं उन्हें, जिसमें कि आपको अगेन बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और डेमो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, वो भी फ्री में प्रैक्टिस करने के लिए भी। तो आप वो भी बिल्कुल उसका भी जरूर से जरूर फायदा उठाएं। एंड बुक्स भी हैं पावर विद साइकोलॉजी की, जो कि आपको अगेन पावर विद साइकोलॉजी की वेबसाइट या अमेज़न से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और मतलब ये बुक्स काफी अच्छी, काफी हेल्पफुल रही है स्टूडेंट्स के लिए। इनका भी फीडबैक आप यूट्यूब पे भी हमारे टॉपर्स टॉक सेक्शन में देख सकते हैं। एंड नाउ वी कम टू आवर टुडेस टॉपिक। इतिहास के क्वेश्चंस, अब हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन टॉपिक से रिलेटेड हमें सवाल देखने को मिले, ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो मेक श्योर कि आप जो है पूरी वीडियो देखें एंड तक, बिकॉज ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनसे रिलेटेड टॉपिक्स आपको जरूर से जरूर देखने को मिलेंगे। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस एनी क्वेश्चन एंड आंसर देम, अटेम्प्ट देम ऑनेस्टली। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला है, which of the following is a negative symptom of schizophrenia? It's a very basic question. And schizophrenia के symptoms, positive, negative symptoms, इनसे रिलेटेड, इसके स्पेक्ट्रम से रिलेटेड आपको बिल्कुल सवाल देखने को मिल सकता है कुछ ना कुछ आपके इबास की क्लिनिकल साइकोलॉजी के पेपर में। और यहाँ राइट आंसर क्या है? क्या हैलुसिनेशन नेगेटिव सिम्टम है? नहीं, दैट्स अ पॉजिटिव सिम्टम। क्या डिलीजन है? नहीं। क्या थॉट इंसर्शन है? नहीं। ये तो आपके फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में आते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? आपका नेगेटिव सिम्टम है एलोगिया। तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? पॉजिटिव सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के वो सिम्टम्स हैं जो कि हमें नॉर्मल पॉपुलेशन में देखने को नहीं मिलते हैं, सिर्फ ऐसे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, साइकोटिक पेशेंट्स में देखने को मिलेंगे, जैसे कि हैलुसिनेशन, डिल्यूजन, ये चीजें आप नॉर्मल पॉपुलेशन में नहीं देखोगे। whereas नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं? ऐसी चीजें जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं, लेकिन जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं इनकी पॉपुलेशन में ये एब्सेंट है, जैसे कि एलोगिया, मतलब कि पोवर्टी ऑफ स्पीच। तो नॉर्मल पॉपुलेशन वो उनकी स्पीच नॉर्मल है, कई सारे डायलॉग्स आप क्रिएट करते हो, बात करते हो, बट स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में हमें ये इसकी एब्सेंस दिखेगी, हमें पोवर्टी ऑफ स्पीच दिखेगी, विच इज अ नेगेटिव सिम्टम। ओके, तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द हॉलमार्क फीचर ऑफ कोर्सकोफ सिंड्रोम इज। कोर्सकोफ सिंड्रोम से भी आप बिल्कुल सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसका हॉलमार्क सिम्टम क्या है, फीचर क्या है? तो यहाँ पे हमें क्या ऑडिटरी हैलुसिनेशन देखने को मिलती है, या कॉन्फैबुलेशन देखने को मिलती है, या पर्सिवेशन देखने को मिलती है, या हमें हाइपरग्राफिया देखने को मिलता है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन बी, कॉन्फैबुलेशन। कोर्सकोफ सिंड्रोम होता है बहुत टाइम तक अल्कोहल की कंजम्पशन, इसका एक कॉज है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी थियामाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, विटामिन B1 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी, जिसके चक्कर में क्या होता है, जिसके चक्कर में आपकी मेमोरी इफेक्ट होती है और आपको कॉन्फैबुलेशन आप एक्सपीरियंस करते हो कि मेमोरी को ये टारगेट करता है। के ऑडिटरी हैलुसिनेशंस नहीं होते हैं, पर्सीवरेशन नहीं है, हाइपरग्राफिया नहीं है, बी आंसर है। ओके, तो इससे भी रिलेटेड आप सवाल बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच थेरेपी यूजेस द कांसेप्ट ऑफ ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमास? तो कौन सी थेरेपी है जो कि ऑटोमेटिक थॉट्स एंड स्कीमास का यूज करती है? साइको एनालिसिस, जेस्टॉल थेरेपी, क्लाइंट सेंटर थेरेपी, या डी कॉग्निटिव थेरेपी? तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, कॉग्निटिव थेरेपी। स्कीमास की बात हो रही है, थॉट की बात हो रही है, तो ये 100% आपका कॉग्निटिव थेरेपी ही है। साइको एनालिसिस नहीं, ये तो अनकॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करता है, उन अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को एक्सप्लोर करता है, तो नॉट स्कीमास एंड थॉट्स। जेस्टॉल थेरेपी भी नहीं, ये इन द मोमेंट हियर एंड नाउ प्रेजेंट पे फोकस करता है, नॉट योर स्कीमास एंड थॉट्स। क्लाइंट सेंटर थेरेपी भी नहीं, ये तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड उन पे फोकस करते हैं, एम्पैथी पे, ऑन ऑथेंटिसिटी पे फोकस करते हैं।
थॉट्स एंड स्कीमास पे अगर हम बात करें, इरेशनल थॉट्स, ऑटोमेटिक थॉट्स, स्कीमास, दैट इज आप किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो नॉलेज को, ये सारी चीजें कॉग्निटिव थेरेपी में डील करी जाती हैं, उनके कॉन्सेप्ट से। डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which of the following best describes the etiology model of diathesis stress hypothesis? diathesis stress hypothesis भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको देखने को मिले। तो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, बायोलॉजी अलोन कॉजेज डिसऑर्डर, ऐसा बोल रहा है क्या डायथीसिस स्ट्रेस हाइपोथेसिस। ऑप्शन बी, स्ट्रेस अलोन कॉजेज डिसऑर्डर, सिर्फ स्ट्रेस की वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। सी, वल्नरेबिलिटी प्लस स्ट्रेस इंटरैक्शन, वल्नरेबिलिटी और स्ट्रेस इंटरैक्ट करते हैं और फिर आपको डिसऑर्डर एक्सपीरियंस होता है। या डी, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अलोन कॉज डिसऑर्डर, चाइल्डहुड बचपन के जो आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी वजह से डिसऑर्डर हो जाता है। क्या बोल रहा है डायथीसिस स्ट्रेस हाइपोथेसिस? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन सी, वल्नरेबिलिटी एंड स्ट्रेस इंटरैक्शन। तो डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल क्या बोलता है कि हमारे पास जेनेटिक एक्सपोजर तो है, जीन्स तो हम कैरी कर रहे हैं किसी भी डिसऑर्डर का, लेकिन वो एक्सप्रेस, वो वल्नरेबिलिटी एक्सप्रेस वो तब तक नहीं होगी जब तक इन्वायरमेंटल स्ट्रेस इंटरैक्शन उस तरीके के ना, मतलब बेसिकली कि जितने ज्यादा स्ट्रेस इंटरैक्शन आपका होगा, सपोज किसी पर्सन की जॉब चली गई एंड देन उनकी किसी लव वन की डेथ हो गई और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेस में वो हैं, तो यहाँ पे अब वो जीन जो कैरी कर रहे हैं किसी भी डिसऑर्डर का, उसके एक्सप्रेस होने के चांसेस अब बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। ये बोलता है डायथीसिस स्ट्रेस हाइपोथेसिस। तो आपका यहाँ पे नेचर का भी रोल है, नर्चर का भी रोल है, एंड दैट इज सी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। okay, तो इससे रिलेटेड भी कुछ ना कुछ सवाल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, which neuroimaging finding is most consistently associated with OCD? OCD ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें कौन सी न्यूरो इमेजिंग फाइंडिंग हमें देखने को मिली है? रिड्यूस हिपोकैम्पल वॉल्यूम, हिपोकैम्पल वॉल्यूम की कमी देखने मिलती है। हाइपर एक्टिविटी इन ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिलती है। रिड्यूस डोपामाइन एंड स्ट्राइटन, डोपामाइन की कमी देखने मिल रही है। या इनलार्ज वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स इनलार्ज है। क्या क्या फाइंडिंग देखने को मिली है जैसे कि ओसीडी से एसोसिएट किया गया या ओसीडी में देखने को? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, हाइपर एक्टिविटी इन ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये आपका ओसीडी एंड इवन एडीएचडी में देखा, एडीएचडी में देखा गया है आपके ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स में हाइपर एक्टिविटी। ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर आपके यूटिलाइजेशन बिहेवियर में भी देखा, यूटिलाइजेशन बिहेवियर से भी एसोसिएट किया जाता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स। यूटिलाइजेशन बिहेवियर इज बेसिकली जहाँ पे पर्सन रैंडमली चीजों को उठा रहे हैं, ग्रास्प कर रहे हैं, उससे मूवमेंट कर रहे हैं, इवन तो उसका कोई पर्पस नहीं है, कोई यूज नहीं है। ओके, एंड देन रिड्यूस्ड हिपोकैम्पल वॉल्यूम, नहीं ऐसा नहीं है, ये तो हम पीटीएसडी में या डिप्रेशन में देखते हैं, डिप्रेशन में या फिर पीटीएसडी के केसेस में हमें ये एसोसिएट किया जाता है। रिड्यूस डोपामाइन नहीं, डोपामाइन कम, ये आपका कहाँ हो रहा है? ये आपका पार्किंसन का कोर कॉज है, पार्किंसन। पार्किंसन पता है ना, न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, तो डिप्रेशन, पीटीएसडी, पार्किंसन, इन सबसे रिलेटेड भी आपको कुछ सवाल देखने को मिल सकता है। एंड देन इनलार्ज वेंट्रिकल्स नहीं, ये वेंट्रिकल्स नहीं, ये तो स्किज़ोफ्रेनिया में देखने मिलता है, स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी ही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेन was one of the first mental illnesses to be conclusively linked to a biological cause. The cause was जनरल पैरालिसिस ऑफ इंसेन, पहला मेंटल इलनेस था जिसको कि एसोसिएट किया गया था बायोलॉजिकल कॉज से। क्या था ये? एचआईवी इन्फेक्शन, सिफिलिस, विटामिन बी 12 डिफिशियंसी या ट्यूबरकुलोसिस? तो ये बहुत ही फेमस है ये टॉपिक, की स्टडी, तो ये पता होना चाहिए।
बिकॉज दिस वाज अ पॉइंट जो कि थोड़ा सा रिवोल्यूशन भी लाया. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिफिलिस. तो सिफिलिस जो है ये इन्फेक्शन बेसिकली इससे पता चला कि आपका जो मेंटल इलनेसेस है, तो सिफिलिस में डिल्यूजन्स और डिमेंशिया ये सारी चीजें पर्सन एक्सपीरियंस करते हैं. और पहले तो बिल्कुल ही डेडली होता था, हो गया तो आपकी 100% फेटल. तो एनीवेज, तो ये जो ऐसे सिम्टम्स हैं, साइकाइट्रिक सिम्टम्स जो पर्सन एक्सपीरियंस करते थे, अब इधर से पता चला कि ये साइकाइट्रिक सिम्टम्स के बायोलॉजिकल कॉजेस भी हो सकते हैं. कि इससे पहले इसकी बायोलॉजी को डिनाई या इग्नोर करा गया था, बट अब एक एसोसिएशन फाइंडिंग पता चली कि भाई मेंटल डिसऑर्डर्स के बायोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं. कि तो या बी इज योर राइट आंसर है. के बी आपका सही आंसर है. फिर सेवेंथ क्वेश्चन नंबर 7, द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ डिल्यूजन states that delusions arise due to. टू फैक्टर थ्योरी है डिल्यूजन माहिर्स मॉडल. ये क्या स्टेट कर रही है डिल्यूजन किस वजह से अराइज होते हैं. ए बी सी डी, एपरेंट सेलियंस प्लस इम्पेयर्ड रीजनिंग, लर्न हेल्पलेसनेस प्लस रीइंफोर्समेंट, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स प्लस प्रोजेक्शन, डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी अलोन. क्या रीजन है डिल्यूजन के. तो द राइट आंसर ओवर हियर is option A, aberrant salience and impaired reasoning. तो aberrant salience से क्या होता है, यहाँ पे इंसान के जो परसेप्शन है वहां पे हम डिस्टॉर्शन देखते हैं, देयरफॉर डिल्यूजन्स कॉज होते हैं. अनइम्पेयर्ड रीजनिंग में अब हम इम्पेयरमेंट देख रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग में इम्पेयरमेंट है, चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे, तो अगेन जो फॉल्स बिलीफ है वो फॉर्म हो रहे हैं, देयरफॉर डिल्यूजन्स फॉर्म हो रहे हैं. तो ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है. लर्न हेल्पलेसनेस और रेनफोर्समेंट से डिल्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे. अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ प्रोजेक्शन ये भी नहीं, ये आपके प्रोजेक्शन डिफेंस मैकेनिज्म हो गया. अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स आपको डिल्यूजन्स क्रिएट कर दें, ये थ्योरी इसकी बात नहीं कर रही. एंड डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी से डिल्यूजन्स होते हैं. ज्यादा डोपामाइन देखा जाता है स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में भी, बट टू फैक्टर थ्योरी इसकी बात नहीं कर रही है. प्लस ऐसे भी हाइपर एक्टिविटी अलोन टू फैक्टर है, तो आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो नहीं होगा अगर टू फैक्टर थ्योरी है तो. और हाँ, इसलिए इवन दो दिस इज अ नोन रीजन फॉर डिल्यूजन्स एंड साइकोटिक सिम्टम्स, यहाँ पे टू फैक्टर थ्योरी माहिर्स मॉडल इसका बात नहीं करा, तो इससे आंसर नहीं है. ए आपका आंसर. Next, question number 8. Which of the following is not part of Binet's 1916 Stanford Binet Intelligence Scale Revision? तो इंटेलिजेंस स्केल रिवीजन हुआ था बीने का लुइस टर्मन के द्वारा, स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल. इसमें से क्या उसका पार्ट नहीं है. इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, मेंटल एज, डेविएशन आईक्यू, एज स्केल फॉर्मेट. तो यहाँ राइट आंसर आपका बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेविएशन आईक्यू. नहीं पूछा है, नॉट पूछा है, नॉट है आपका ऑप्शन सी. बीने के स्टैनफोर्ड बीने 1916 मतलब जो आपका टर्मैन की स्केल है, इसमें हम रेशियो आईक्यू का इस्तेमाल करते हैं. रेशियो आईक्यू का यूज होता है MA/CA इंटू 100. हालांकि अब किसी भी ज्यादातर आपके इंटेलिजेंस टेस्ट में कहीं भी रेशियो आईक्यू यूज नहीं होता. इनफैक्ट जो लेटेस्ट वर्जन है आपका स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट का SB5, उसमें भी अब रेशियो आईक्यू इस्तेमाल नहीं होता, सब जगह डेविएशन आईक्यू ही देखते हैं. बट जो 1916 वाला आपका टेस्ट है रेशियो आईक्यू वहाँ यूज हो रहा है. रेशियो आईक्यू आपका MA/CA इंटू 100. सो ये यूज इसलिए नहीं होता बिकॉज ये अडल्ट पे अच्छे से काम नहीं करता, और इसके बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म है कि बहुत सिंप्लीफाई भी कर दिया है चीजों को. तो यस, जो 1916 में टर्मैन ने जो स्केल दी थी स्टैनफोर्ड बीने इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड क्यों, क्योंकि टर्मैन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, तो वहां पे उन्होंने रेशियो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था. द फॉर्मूला वाज MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. ओके, तो हाँ रेशियो आईक्यू यूज होता था यहाँ, डेविएशन आईक्यू नहीं, तो इसलिए सी यहाँ आपका राइट आंसर है. नॉट पार्ट पूछा है, नॉट में सी है. क्वेश्चन नंबर 9. Clozapine is unique among antipsychotics because it clozapine आपकी antipsychotic ड्रग है.
क्यों, क्या कर रहा है ये? कॉजेज सीवियर ईपीएस एट लो डोजेस, बहुत ज्यादा सीवियर ईपीएस ये कॉज कर देता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स बहुत कम डोजेस में। improves negative symptoms and reduces suicide risk। नेगेटिव सिम्टम्स ये इम्प्रूव करता है और सुसाइड के रिस्क को कम करता है। हैज नो हेमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट, हेमाटोलॉजिकल साइड इफेक्ट कुछ नहीं है इसके। वर्क्स ओनली ऑन डोपामाइन डी टू रिसेप्टर्स, सिर्फ डोपामाइन डी टू रिसेप्टर्स पे ही ये काम करता है। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, improves नेगेटिव सिम्टम्स एंड reduces सुसाइड रिस्क। तो क्लोज़ापाइन क्या है? ये आपका एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, मतलब कि एटीपिकल आपका सेकेंड जेन ड्रग है, ये सेकेंड जेन एंटीसाइकोटिक है ये, मतलब ये नेगेटिव सिम्टम्स को इम्प्रूव करता है। तो आपके फर्स्ट जेन एंटीसाइकोटिक्स है, सेकेंड जेन एंटीसाइकोटिक्स है। फर्स्ट जेन जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स जो है वो आपके डोपामाइन को बहुत कम करते हैं, एज एन उसके इम्बैलेंसेस को, क्योंकि डोपामाइन बहुत ज्यादा होता है साइकोटिक पेशेंट्स में, जिसकी वजह से हैलुसिनेशन डिलीजन होते हैं। तो जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स हैं वो इस ज्यादा डोपामाइन को कम करते हैं, जिससे कि हैलुसिनेशन डिल्यूजन्स ऐसे पॉजिटिव सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। whereas सेकंड जेन एंटीसाइकोटिक्स जो है ये अब नेगेटिव सिम्टम्स पे फोकस करते हैं। ओके, और आपका ईपीएस ज्यादा होता है, ये आपके फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में देखने को मिलता है हमें, जो कि डोपामाइन को बहुत कम कर रहे हैं, एक्स्ट्रापिरामिडल सिम्टम्स जैसे कि टार्डाइक डिस्काइनेशिया हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे इनवॉलेंट्री मूवमेंट, फेशियल मूवमेंट इंसान जो है वो करते हैं। तो वो हमें फर्स्ट जनरेशन में ज्यादा साइड इफेक्ट्स हमें फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स में देखने को मिलते हैं। सेकेंड जनरेशन कंपैरेटिवली सेफर एंड ये नेगेटिव सिम्टम को इम्प्रूव करते हैं। क्लोज़ापाइन एक सेकेंड जनरेशन एंटीसाइकोटिक ही है जो कि सुसाइड रिस्क को भी कम कर रहा है। बाकी आपके सारे रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओके, बी आपका राइट है। नेक्स्ट, Which law currently governs mental health care in India? इंडिया में करेंटली मेंटल हेल्थ केयर का कौन सा लॉ है? तो लॉ से रिलेटेड इतिहास में आपसे पहले भी सवाल पूछे जा चुके हैं, फिर से पूछा जाए ये पॉसिबल है, तो इसलिए यू शुड बी वेल वर्स विद आपके क्या मेंटल हेल्थ लॉज हैं। तो कौन सा करंट है? ऑप्शन ए मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, ऑप्शन बी मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017, ऑप्शन सी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 या डी रिहैबिलिटेशन काउंसिल एक्ट 1992। कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन बी, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। यही है आपका। इससे पहले मेंटल हेल्थ एक्ट था, हालांकि उसमें फिर चेंजेस किए गए बिकॉज यहाँ पे काफी सारी कमियां थी। फिर 2017 में एक्ट आया है, यहाँ पे अब सुसाइड वगैरह को डीक्रिमिनलाइज भी करा गया। दैट इज सुसाइड अटेम्प्ट इज नॉट अ क्रिमिनल एक्ट, इस तरीके से देखा जाता है। और ये 2017 में एक्ट आया है, उसके अलावा भी और से काफी सारी चीजें हुई हैं इस एक्ट में। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 करेंटली यही फॉलो हो रहा है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। बी आपका राइट आंसर है। एंड इसी के साथ वी आर डन फॉर द डे विद आवर क्वेश्चंस। होपफुली आपको सवाल अच्छे लगे होंगे, होपफुली 10 में से आपके एटलीस्ट 8 के अराउंड सही हुए होंगे, तो इट्स अ नाइस गुड परफॉर्मेंस। उससे ज्यादा तो और भी अच्छी बात है। अगर आउट ऑफ 10 आप 4-3 सही कर रहे हैं तो अभी प्रिपरेशन में थोड़ी कमियां हैं, 5 सही हो रहे हैं तो कमियां हैं, आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, जो कि बिल्कुल आप कर सकते हैं। तो यस, ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड कमेंट, एंड कोई भी आपके सजेशन हो कि अब ये टॉपिक पे भी वीडियो होनी चाहिए तो प्लीज डू कमेंट डाउन एंड लेट अस नो, गिव अस आइडियाज अबाउट दैट।
एंड यस वंस अगेन अगर आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं किसी भी क्वेरी के लिए, कोई भी आपकी इन जनरल साइकोलॉजी रिलेटेड क्वेरी आ रही है, अभी यूजीसी के जो गाइडलाइन डिस्टेंस लर्निंग को लेके चेंज हुए हैं उनसे रिलेटेड, या आरसीआई के इतने सारे चेंजेस हुए हैं, कॉलेजेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है, कुछ भी आपका सवाल है तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पे जो नंबर आपको बार बार डिस्प्ले हो रहा है वहां पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको नंबर मिल जाएगा। आप हमें हमारी वेबसाइट के थ्रू भी रीच आउट कर सकते हैं, जैसे भी आप कमेंट कनेक्ट करना चाहें आप वो कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के साथ। एंड यस अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो वो भी हमें बताएं, अच्छी लगी हो तो वो भी हमें बताएं। एंड या अगर कोर्सेज से रिलेटेड ही आपको जानकारी देनी है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, जैसा कि आपको क्लास के शुरू में भी बताया था, फिर से आई विल इन्फॉर्म, हर लेवल ऑफ प्रिपरेशन के लिए, डिफरेंट लेवल ऑफ साइकोलॉजी प्रिपरेशन के लिए पावर इन साइकोलॉजी फुल ऑन प्रिपरेशन आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनसे रिलेटेड भी अगर आपको और जानकारी चाहिए, कनेक्ट करना है, तो जो अगेन नंबर है आप उन पे बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसी के साथ नाउ आई एंड द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट सो फार एंड joining in. Hopefully you did enjoy the session. Take care. Bye bye.